जय हिंद दोस्तों। और आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 देखने वाले हैं। और जो भी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़नी है उन चीज़ों को हम लोग एकदम डीपली से समझेंगे, क्योंकि जो चीज़ें अभी आप लोग पढ़ रहे हो उसका जो यूज है आपके आने वाले समय में, अगर आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखोगे इन फ्यूचर, तो सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी साथ में समझते चलेंगे ताकि आगे चल करके फिर आपको दोबारा वो समझने की ज़रूरत ना पड़े। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप लोगों का नंबर सिस्टम है। क्या है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और आप लोगों को कितना तक पढ़ना है। ठीक है, याद ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे आप लोगों ने एक चीज़ को नंबर लाइन पे पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, अपने जो है क्लास 7th 6th ये सारी चीज़ों जो क्लास पढ़े होंगे आप लोग, उसमें आप लोगों ने नंबर लाइन पे वो सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। 1 2 ऐसे करके दिया रहता है, जिसको क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं नंबर लाइन। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एक जो आप लोगों का मैंने पिक्चर लगाया है, और ये पिक्चर आप लोगों को समझने के लिए ही इनफ होगा। सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें समझ में आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि काउंटिंग नंबर। ये जो आप ग्राफ सबसे पहला देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होता है? तो 1 से स्टार्टिंग होता है। 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाता है। 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाता है, उसको हम लोग काउंटिंग नंबर, या काउंटिंग नंबर का ही दूसरा नाम नेचुरल नंबर है। यह भी ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? नेचुरल नंबर। चलिए इतना तक समझ में आया। जिस चीज़ों को हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कहते हैं। इसके बाद अगर उसी नेचुरल नंबर में, ये देखिए ये नेचुरल नंबर है और इसी के ऊपर से ये ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट शामिल है, 0। नेचुरल नंबर के ऊपर में है, जैसे बेटा के ऊपर बाप होता है, होते हैं, सबके होते हैं पापा। ठीक है, तो यहाँ पर काउंटिंग नंबर बेटा है, ठीक है, और इसका बाप है कौन? होल नंबर। बात समझ में आया? तो होल नंबर में क्या है? 0 है। बाप के पास 0 ही होता है, जो कि अगर पीछे लग जाए तो भाई 0, अगर आगे लग जाए तो हीरो बना देते हैं। ठीक है, इसलिए पापा जो तो सबके किंग होते हैं, किंग। तो होल नंबर जो है इसमें क्या है? 0 है, सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो 0 लगने की वजह से, यानी कि काउंटिंग नंबर में जब 0 शामिल हो जाए, जब काउंटिंग नंबर में जब 0 शामिल हो जाए तो क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, जिसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। सॉरी, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं प्राकृत संख्या, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। सारी चीजों को समझते चलेंगे। पूर्ण संख्या को हमेशा W से डिनोट किया जाता है, प्राकृत संख्या को N से डिनोट किया जाता है। प्राकृत संख्या को N से, होल नंबर को W से। ये पूछता है किस चीज से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर 1 से मैंने स्टार्टिंग किया है, तो 1 से इधर जितनी भी संख्याएं आएंगी प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी इधर है, तो प्लस इन्फिनिटी तक जितनी संख्याएं आएंगी उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। अगर इसी में, अगर उसी नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 0 शामिल हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 0 शामिल हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? होल नंबर। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों का जो दादा है, ये जिसको ग्रैंडफादर कह सकते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर का होल नंबर को अपने अंदर में ले लिया है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे दादा होते हैं तो पापा को भी डांटते हैं, अपने पोता को भी डांटते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। जो इंटीजर्स है उसमें प्लस की भी संख्याएं, 0 और जो माइनस की संख्याएं हैं, यानी कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्या कहते हैं? जितनी भी ये संख्याएं हैं, जितनी भी ये संख्याएं हैं, वो प्लस माइनस सबका ग्रुप हो, उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अब आगे क्या है? इन दोनों के बाद हमें जो पढ़ना होता है वो आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको पता होगा कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो और जहाँ पर q इक्वल टू नॉट जीरो हो, यानी कि q की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट, जिसमें अगर q की वैल्यू भी अगर जीरो हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। यहाँ से दो चीज़ें आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, वो क्योंकि हमेशा एग्जाम में आते रहता है। और जो है सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल डालता है और डाल सकता है अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने रेशनल नंबर समझा कि जिसमें नीचे की संख्याएं जो है, जिसमें नीचे की संख्याएं जो है वो नीचे, यानी कि आपका जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी पॉइंट यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो फ्रैक्शन में नीचे की जो संख्याएं हैं, यानी कि जो हर है वो जीरो हो सकती है, जो नीचे की जो संख्याएं हैं वो बिल्कुल जीरो हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 0/5, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन इसको लिख देंगे अगर 5/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्या हो गया, फ्रैक्शन। दूसरी चीज कि यहाँ पर हम लोग 3/5, 6/9। दूसरी एक चीज और यहाँ से पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, याद ये रखने वाली बात है इसमें कि जो भी फ्रैक्शन रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन नंबर हो सकता है, जो भी रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन नंबर हो सकता है, होता भी है। ठीक है, बस दोनों को पहचानने का बस एक ही नियम है कि जिसके नीचे में जीरो हो जाए वो फ्रैक्शन में चला जाता है। लेकिन हर फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, हर फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में जीरो आ जाती है। अब इसके बाद जो है, अगर आपको परिमेय और अपरिमेय में कोई दिक्कत हो और उसको और डीपली से समझना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, जो कि मैंने पहले इसका क्लास दे चुका है, उसको आप लोग देख लोगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, इतना चीज़ें आप लोग जो है समझ गए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका कंसेप्ट आपको याद होना, आपके जहन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट रहेगा तो ही आप मैथ को सोल्व कर पाओगे। कंसेप्ट और फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है तो आप मैथ नहीं सोल्व कर पाओगे और हमेशा आप मैथ से डरोगे। दूसरी बात कि अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, मैथ से आपको खेलना है, प्ले विथ नंबर्स, प्ले विथ मैथमेटिक्स, तो आपको कंसेप्ट और दूसरी चीज़ की आपको उसके फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहने चाहिए। केवल फॉर्मूले और कंसेप्ट याद रहेंगे, कभी आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि एक्सरसाइज 1.1 में क्या है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, करे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है, शून्य परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या है, इंटीजर्स है। दूसरी बात कि यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं, जो इंटीजर्स होते हैं जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक को हमेशा z से डिनोट किया जाता है। अब पूर्णांक को i से डिनोट किया जाना चाहिए था, लेकिन z से क्यों, तो इसका जो है ना जर्मन एक वर्ड है जेहलिन, जेहलिन। ठीक है, जर्मन एक वर्ड है जेहलिन, जिसका मतलब क्या होता है, संख्या। जो पूर्णांक है उसको z से डिनोट किया जाता है और z का मतलब क्या होता है, जेहलिन, जो कि जर्मन वर्ड है। अगर जेहलिन नहीं याद रहेगा तो आप लोग जहन्नुम याद किए रहिएगा, तो जहन्नुम से ही जेहलिन आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो मैंने इस चीज को आप लोगों को मैंने यहां पर ही समझाया है कि शून्य एक परिमेय संख्या है जबकि उसकी हर जीरो ना हो। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो, वो लिखेंगे हाँ। कैसे है भाई, यहां पर दिया है क्यू भले जीरो नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी बोला है कि पी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 0/10, 0/15, 0/12, कुछ भी लिख सकते हैं जीरो के नीचे में। ऐसा नहीं, कुछ भी, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो,
तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दे रहा है वहाँ पर हर को जीरो लिखने की बात नहीं कर रहा है। अगर वहीं हमारा हर जीरो हो जाए, अगर हमारा हर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। क्या होगा, वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। आई होप कि मुझे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और जिस क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर क्लास आपको समझ में आ रही है, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी आप अपने सीनियर को और अपने जूनियर को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को क्लास 10th की भी, क्लास 12th तक की, क्लास कॉम्पिटिटिव की और क्लास 8 की भी मैथमेटिक्स और साइंस का क्लास मैं देते रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं, और सबसे आसान तरीके में आप लोगों को बताऊंगा। कभी दिक्कत नहीं होगी, पूरे जीवन में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी रहेगी। जब तक आप लोग पढ़िएगा तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात का यहाँ से आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। पॉइंट ये है आप लोगों का कि कोई भी संख्या दिया हो, 3 4 दिया हो, 5 6 दिया हो, 10 11 दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, उसके बीच ये पूछता है कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच या दो पूर्ण संख्याओं के बीच, दो प्राकृत संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, या किसी भी दो नंबर के बीच, किसी भी दो नंबर के बीच। ठीक है, कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, उस समय असंख्य संख्याएं हैं। आपके ऑप्शनली क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि किसी दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं। असंख्य, असंख्य का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट, जिसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2 ठो संख्या दिया हुआ 3 और 4 के बीच, यहाँ पर तो हमें सिर्फ 6 ठो ही संख्या लिखनी है ना। आपके पास असंख्य संख्याएं हैं, आपके पास असंख्य संख्याएं हैं, और इसी में से आपको केवल 6 ठो संख्याएं लिखनी है। जैसे समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालना। आगे ध्यान दीजिए, तो 3 और 4 दिया हुआ है, तो क्या हम इसको पॉइंट के बाद 0 दे सकते हैं क्या? दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हमें इन दोनों के बीच की ही संख्याएं लिखनी है। अब आपने स्केल देखा होगा, आपने जो इंच देखा होगा, तो क्या उसके 3 और 4, 0 और 1, 2 या 3 के बीच में छोटे 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 4 ठो मार्क, फिर एक थोड़ा सा बड़ा मार्क होता है, फिर छोटे छोटे छोटे, फिर वो नंबर होती हैं। आपने तो ऐसा देखा ही होगा, जिसको हम लोग MM कहते हैं। तो जब भी परिमेय संख्या देने के लिए कहे, लिखने के लिए कहे, तो आप MM वाला याद करिए। मीम वाला आ जा रहा है भाई चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोग MM वाला जो अपने माइंड में ध्यान रखिएगा कि MM में कैसे लिखा जाता है। तो क्या 3.0 4.0 हमने लिख लिया तो कोई दिक्कत थोड़ी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पर 3.1 इन दोनों के बीच का ही लिखना है। तो यहाँ पर आपका 30 आ गया, यहाँ पर 40 मान चलते हैं, मान के चलना है आपको, है नहीं एक्चुअल में। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। अब कोई कहेगा कि ये परिमेय संख्या कैसे है भाई, ये परिमेय संख्या कैसे है? आपने तो दशमलव लिख दिया। तो और मजा आने वाला है। यहाँ पर परिमेय संख्या ये ऐसे है कि क्या हम लोग इसको दशमलव को बटे में लिख सकते हैं क्या? क्या बटे में लिख सकते हैं क्या? तो सभी को जितने भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आप लोगों को मैं कभी क्लास में 100 ठो संख्याओं को निकालना बताऊंगा कि 100 ठो संख्याओं को कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब इसमें से जो कटने के लायक है उसको कटा भी सकते हैं। ठीक है, जो कटने के लायक है उसको कटा भी सकते हैं। जैसे ये कट जाएगा 16/5, तो ये 31/10, 16/5। थोड़ी सी भी आपकी गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। अब जैसा कि ये आप लोगों ने सीख लिया, ऐसे आप लोग लिख सकते हो 9 ठो कम से कम। उसके आगे भी लिखना रहेगा, 50 ठो भी लिखना रहेगा, 1000 लिखना रहेगा, तो भी लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग समझते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5। अब ये तो क्रिटिकल कंडीशन हो गया। अब इसको बनाने के लिए एक फार्मूला भी आता है, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या a + b/2। तो क्या इससे बनाने से अच्छा रहेगा कि मैं आप लोगों को एक दूसरा तरीका बताऊं?
इस पे बनाते बनाते आप लोगों का टाइम ही ज़्यादा किलिंग हो जाएगा और आंसर सेम टू सेम उतना ही आएगा। तो 3/5 को क्या कीजिए कि आपको इसको पॉइंट में चेंज कर लेना है। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 0.8। कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ आपको कितने लिखने हैं भाई, 5 संख्याएं लिखनी है, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। 5 ही तो परिमेय संख्याएं लिखनी है ना। कितनी लिखनी है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। चलिए ध्यान दीजिए, जब भी आपको बटा में दे और कहे कि परिमेय संख्या में इसको चेंज कीजिए तो आप जो है उसको पॉइंट में सबसे पहले कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा और आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन करने से ज़्यादा बच जाएंगे। क्या पॉइंट के बाद हम 0 लगा दिए तो कोई पाप कर दिए क्या? अगर पाप भी कर दिया तो गंगा नहा लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका 60 और 80 मान के चलिए। तो क्या इसके और इसके बीच में 5 ही संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, ऐसे बहुत सारे। अब जैसे मैंने वहाँ पर प्रोसेस बताया था कि इसको जो है आप लोग बटे में लिख लेंगे। क्या करेंगे? बटे में लिख लेंगे। ये आपका परिमेय संख्या होगा कि नहीं हो गया? ये आपका परिमेय संख्या हुआ कि नहीं? एकदम आसानी से हो गया आपका। देखिए आप 5 ठो बोला है, 10 ठो बोला, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी लिख सकते हो ऐसे करके। वैसे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी के साथ आप जो है आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 खत्म। बाकी जो है आप लोगों के नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ी सी यहां पर। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? यह पूर्ण संख्या के अंदर में ही प्राकृत संख्या है। तो क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो यहां पर जो पूछ रहा है कि इसके पापा हैं, तो हाँ है, लेकिन कह दे क्या इसके ये पापा है, तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन छोटी है, 0 छूट गया तो वो छोटा हो गया। तो यहाँ पर जो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है, थर्ड का जो फर्स्ट है, सॉरी फोर्थ का जो फर्स्ट है, ये क्या होगा? सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आता है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक इंटीजर्स की बात कर रहा है कि जो प्रत्येक इंटीजर्स है क्या वो पूर्ण संख्या है? तो इसके लिए भी हम लोग चलते हैं यहां पर। प्रत्येक इंटीजर्स एक पूर्ण संख्या है, बताइए। तो ये कह सकते हैं कि नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? ये आपका जो है असत्य है। क्यों असत्य है मैं ये बता रहा हूं। क्योंकि अगर लिया जाए तो -1, -2, -3, क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या इसमें 0 शामिल है? नहीं है। क्या इसमें 0 शामिल है? तो नहीं है। ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो ये भी क्या है आपका? असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। कुछ कुछ हो सकते हैं, जैसे 0/5 मैंने लिखा था, इसमें 0 शामिल है, लेकिन हमने 1/5 लिखा, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो आई होप कि जो भी मैंने चीज़ें बताई आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आप लोगों को समझ में आई होंगी तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।